हेज फंड्स लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शंस जो ऑलमोस्ट हर दिन करते हैं, इस प्रकार की एंटिटीज होती है। हमने अपने चैनल पे इंस्पायरिंग ट्रेडिंग्स बोल लो या फिर हेज फंड्स के ऊपर काफी सारे वीडियोस बनाए हैं। जो आपने अभी तक चेक नहीं किया तो जाके आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। लेकिन आज हम केस स्टडी वाइज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी लर्निंग लेने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो हेज फंड्स होते हैं कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं। हम केस स्टडी पे एक हेज फंड का एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप लोग जो काफी ज्यादा एस्पिरेशंस रखते हैं, जो सोचते हैं कि आगे चल के हमको बहुत बड़ा फंड हाउस बनाना है, उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके। याद रखिए इस वीडियो को हम थोड़ा लर्निंग बेसिस पे बनाएंगे, तो आप थोड़े से नोट्स बनाते रहिए, वो आपको बिल्कुल हेल्प आउट करेंगे। तो चलिए इडली खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हेज फंड की जो कि $20 बिलियन से भी ज्यादा का नेटवर्थ रखता है। जी हाँ, कुछ फाउंडर्स थे जैसे कि टाय बोसूडा नाम के थे, पैट्रिक फार्मर नाम के थे, बॉब एक और थे। इन सब ने मिलकर एक हेज फंड बनाया था जिसका नाम था एज पॉइंट, EDGE, एज पॉइंट। ये सभी एक अलग अलग तरीके से एक दूसरे को जानने लग गए बिकॉज इनकी हिस्ट्री एक अलग थी। वो ऑलरेडी एक फंड हाउस के लिए काम कर रहे थे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि नवंबर 4, 2008, जी हाँ, ये वही समय है जब पूरी दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस, जिसको हम लेमन ब्रदर क्राइसिस बोलते हैं, उस पर भी एक वीडियो बना अपने चैनल पे। जब ये वाला क्राइसिस आया था उसी समय पर ये सारे लोगों ने अपना फंड हाउस चालू किया था। पहले टेक्निकली आप एक चीज समझिए कि काफी सारे लोग सोचते हैं कि जब मार्केट सही नहीं है, जब डिजास्टरस मोमेंट्स हो रहे हैं, जब सब कुछ आपके अगेंस्ट में है, उस समय पर अगर आप कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो आपको उसमें नुकसान ही होना है। लेकिन यहां पर हमारे पास एक एकदम लाइव एग्जांपल है किस प्रकार से कुछ लोगों ने साथ में मिलकर उसी समय पे जब सबकी खटिया खड़ी हुई थी उस समय पर अपना हेज फंड चालू किया और वो काफी सक्सेसफुल हुआ। देखिए बॉब जो था वो ऑलरेडी फाउंडिंग मेंबर था ट्रीमार्क नाम की एक कंपनी का, जो कि 1991 में फॉर्म हुई थी। उसने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वहां पे ले लिया था। लेकिन अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एज पॉइंट है ये किस प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है। एज पॉइंट हमेशा एक लॉन्ग टर्म फोकस बना के चलती है। तो याद रखिए जब भी हम हेज फंड्स की बात करें, अलग अलग तरीके से ये वर्क करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो सेक्टर स्पेसिफिक वर्क करेंगे, हमको फार्मा में वर्क करना है तो वो केवल फार्मास्यूटिकल्स में वर्क करेंगे। कुछ होंगे जो बेस्ड ऑन साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट क्लास के हिसाब से डील करेंगे कि हम लोग सिर्फ मिड कैप को एनालाइज करते हैं, हम लोग सिर्फ ब्लू चिप्स को एनालाइज करते हैं, इस प्रकार से। और वहीं पर जैसे एज पॉइंट जैसी कुछ कंपनीज होती हैं वो बोलते हैं कि हम केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बेसिस पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले इनकी स्ट्रैटेजी का जो सबसे पहला रूल रहता है वो 5 साल का नजरिया रखते हैं। अक्सर हमने देखा है रिटेल एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर लेता है, उसको चाहिए कि भाई आज ही पैसा लगाए और आज ही मेरा पैसा डबल हो जाए। स्वाभाविक सी बात है, हमारे देश में एक्सपायरी ट्रेडिंग होती है जहां पर कि ये पॉसिबल हो जाता है, काफी सारे लोग पैसा बना के उसको डबल ट्रिपल कर लेते हैं। लेकिन आपको एक लंबे स्केल के हिसाब से देखें तो ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं होता। तो पहली चीज है एज पॉइंट 5 इयर्स का नजरिया रखती है। दूसरा वो देखती है कि क्या वो जिस कंपनीज में इन्वेस्ट करी उन पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग है कि नहीं है। इसको हम हमारे वॉरेन बफेट सर के स्टाइल में मोट कह सकते हैं। मोट एक ऐसी स्पेशलिटी होती है जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जाता। इसी से रिलेटेड इनका तीसरा पॉइंट आता है, जब भी अपना फ्रेमवर्क बनाते हैं एक देखते हैं कि क्या हमारा डिफेंसिव बैरियर है कि नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आज अगर मैं किसी इंडस्ट्री में जा रहा हूं जहां पर इजी एंट्री ऑफ पीपल हो जाए तो वो मेरे लिए इतनी खास नहीं होगी। इसलिए हमारे देश में जो बैंकिंग इंडस्ट्री होती है और इंश्योरेंस इंडस्ट्री होती है, यहां पर काफी ज्यादा डिफेंस बैरियर है। बिकॉज पहली बात है जो हमारी आरबीआई होती है आसानी से सबको अप्रूवल नहीं देती है, लाइसेंस आसानी से मिलता नहीं है, बहुत बड़ा कैपिटल लगता है, तो यहां पर बैरियर रहता है। वैसे ही एज पॉइंट भी देखने की कोशिश करती है कि हम जहां पर निवेश कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर स्टॉक पे या जिस पर्टिकुलर सेक्टर में, वहां पर आराम से डिफेंस बैरियर है कि नहीं है। और इसके बाद वो लोग अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू की जो नीचे है। तो यहां पर हमने क्या समझा, इस स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म होराइजन वाला है जिसपे कि वो बैरियर बना के जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होंगे तभी लेंगे। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हो रहा है तब हम लेंगे या फिर बहुत बैक टू बैक ऊपर जा रहा है 52 वीक है तब लेंगे, नहीं, ये अंडर वैल्यूड जब नीचे होंगे तब लेंगे। बाय द वे हम 15,000 लाइक्स टारगेट कर रहे हैं, अगर हो जाता है और कमेंट्स में फंड लिखेगा, FUND फंड लिखेगा, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे और जितने जल्दी ये लाइक का टारगेट पूरा होगा, मैं एक एक करके आपको अलग अलग हेज फंड्स की भी केस स्टडी का एनालिसिस बताऊंगा। आप बोलोगे इससे हमको क्या फायदा? इससे ये फायदा है कि जो लोग एक टाइम पे सोच रहे हैं ना कि एक टाइम पे हम 10, 20, 30 करोड़ तक का भी मैनेज करेंगे या फिर वर्क करेंगे, उनको किस हिसाब से सोचना चाहिए हम लाइव एग्जांपल के हिसाब से समझेंगे। तो लाइक्स पे कंजूसी मत कीजिएगा। अब बात करते हैं आइडियाज कैसे लेके आते हैं। सबसे पहले ना ये स्क्रीन रन करके सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं। दूसरी चीज ये जाके इंडिविजुअली मैनेजमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। देखिए जब आप एक बड़े लेवल का फंड यूज कर रहे हैं तब आप केवल गूगल पे भरोसा नहीं कर सकते, आपको मैनेजमेंट को जाके मिलना पड़ेगा। तीसरा वो देखते हैं कि जिस पर्टिकुलर मैनेजमेंट से मिल रहे हैं, जिस पर्टिकुलर स्टॉक वालों से मिल रहे हैं, क्या वो इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है कि नहीं। तो इंडस्ट्री के परफॉर्म
परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं, उसके बाद वो देखते हैं, उसके इंडस्ट्री स्पेसिफिक मीटिंग्स में जाते हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो इवेंट्स होते हैं उसमें जाते हैं, फिर उसके बाद वो कंसल्टेशन लेते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट से। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर उनको केमिकल इंडस्ट्री में कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड दिख रहा है, सेक्टर भी उनको लग रहा है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन उसके बाद वो जाके किसी केमिकल स्पेशलिस्ट से बात करेंगे कि बॉस ये केमिकल का कोई तोड़ है क्या, कितने आगे चल सकता है, किस तरीके रिसर्च चल रहा है, ये सारी चीजें। एंड फाइनली कॉम्पिटिटर्स को पढ़ने के बाद, जो कि फिफ्थ पॉइंट है, फाइनली वो वॉल्यूम्स देखते हैं कि क्या यहां पर सब्सटैंशियल वॉल्यूम्स आ रहे हैं। जब ये सारे पैरामीटर्स पे टिक मिलता है तब जाके वो उस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर करते हैं। अब इनकी अगर स्टाइल की बात करें, ये एलोकेशन, जो पोर्टफोलियो एलोकेशन होता है उसमें सबसे ज्यादा एम्फेसिस करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि ये आज के टाइम पे 30 से 40 स्टॉक्स पे जरूर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इनके जो टॉप 10 स्टॉक्स होते हैं उस पर टोटल 30 to 50% का पोर्टफोलियो होता है, और किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत हैवी एलोकेशन नहीं करते। आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों है? देखिए क्या होता है, हर इंसान गलती से सीखता है, वैसे ही हर फंड हाउस भी गलती से सीखता है। इन्होंने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक करी थी, और वो था अलीबाबा, जो कि एक चाइनीज ई कॉमर्स कंपनी है। जैक मा के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो अलीबाबा पे जब इन्होंने इन्वेस्ट किया था तो वहां पर उन्होंने ऑलमोस्ट अपना 60% पोर्टफोलियो को एलोकेट किया था, जो कि बहुत ही पुअर एलोकेशन था। और जब बाद में अलीबाबा के लॉसेस होने लग गए, चाइना में थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई, तो एज पॉइंट ने 61% अपने टोटल पोर्टफोलियो का खो दिया था। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से हेज फंड्स भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचते, लेकिन अगर छोटे से भी छोटा स्टॉक लेते हैं उस पर कितना रिसर्च करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को अमेजोन से कपड़ा खरीदना होता है, उसके पीछे हम इतने 4, 5, 10, 15 दिन का रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन जब स्टॉक खरीदना होता है, यहां से सुना, वहां पे बोला, ये किया, वो किया, और हम खरीद लेते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो कृपया करके अपना रिसर्च करें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, एज पॉइंट जब से एस्टैब्लिश हुआ है, जो कि 2008 से हुआ है, तब से लेके अभी तक 9.8% का CAGR है। वहीं पर S&P 500 का 13.31% CAGR है। बोलोगे अरे भाई इसका तो S&P 500 से कम, इंडेक्स फंड में ही पैसा लगा लेते तो ज्यादा बनाता। तो लोग क्यों इसको अभी भी प्रेफर करें? कैसे $20 बिलियन है, यही आपको समझना पड़ेगा। हमारे फंड हाउसेस में, चाहे हमारे देश की बात करें हम PMSs की, या बाहर की बात करें, वहां पर एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। जी हाँ, रियलिटी यही है कि ऑलमोस्ट 70 to 80%, चाहे वो हेज फंड्स हो, PMS हो या फिर प्रो ट्रेडर्स हो, वो मार्केट को बीट नहीं कर पाते हैं, बट अपना एक होराइजन बना के रखते हैं। लाइकवाइज हेज फंड्स में भी ये चीज चलता है। बट हाँ, जो बाकी के 20 से 30% हेज फंड्स होते हैं वो इनसेन अमाउंट ऑफ मनी बनाते हैं, और वो कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, उनके इंडिविजुअल केस स्टडीज अगर आपको जानिए है तो कमेंट्स में फंड्स लिखिएगा, और साथ में 15,000 लाइक्स का टारगेट करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।